है। एक तो ये है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये तुमको NCERT पुराना वाला जो है उसमें चैप्टर नंबर 10 है और ये न्यू वाला में चैप्टर नंबर 9 है। ठीक, इसके अलावा और 3 चैप्टर है। एक है तुमको इलेक्ट्रिसिटी, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। दूसरा है मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और एक चैप्टर और है, वो कौन सा चैप्टर है? द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये 4 हैं। ये है चैप्टर नंबर 9 न्यू NCERT में। ये चैप्टर नंबर 10 है। ये है चैप्टर नंबर 11 मैग्नेटिक अफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है चैप्टर नंबर 12। ठीक, तो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9। NCERT न्यू बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 9 है। ये है हमारा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है उसको हम लोग एनीथिंग, उसको हम लोग या तो मैटर या नहीं तो एनर्जी के रूप में कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक, मैटर कौन होता है? जिसके पास मास होता है। मैटर वो होता है जिसके पास मास होता है और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है। एनर्जी वो होता है जिसके पास मास नहीं होता है। ठीक, तो लाइट जो है, लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। इसके पास मास नहीं होता है। तो लाइट यहाँ क्या लिखा हुआ है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। बचपन से ही हम लोग पढ़ रहे हैं। बचपन से कहने का मतलब 7-6 क्लास से ही ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये समझ गई होगी आपको। इसमें ऐसा है नहीं। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। लाइट की टेंडेंसी होती है स्ट्रेट लाइन में चलने की। कोई भी लाइट रे जो होगा वो स्ट्रेट लाइन ही चल रहा होगा जब तक कि इसके रास्ते में कोई ऑब्स्ट्रक्शन न क्रिएट हो। जब ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होगा तो रिफ्लेक्शन होगा या नहीं तो रिफ्रैक्शन। ठीक, और इसी 2 प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन कब होगा? जब ओपेक ऑब्जेक्ट होगा, और रिफ्रैक्शन कब होगा? जब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा। अभी सब बात हम लोग आगे ध्यान से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला हम लोग को क्या ध्यान रखना है कि इट हैज़ टेंडेंसी टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट पाथ। ये जब भी ट्रेवल कर रही होगी तो स्ट्रेट लाइन में ही चल रही होगी। दूसरा, इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। वेव होते हैं 2 तरह के, ठीक ना? वेव 2 तरह के होते हैं। 9th में भी मैंने बताया था, तुम्हें पढ़ा रहा था साउंड। तो एक होता है मैकेनिकल और दूसरा नॉन मैकेनिकल। दूसरा होता है नॉन मैकेनिकल, MECHANICAL। ठीक ना? तो मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। जैसे साउंड, इसे क्या होगा? मीडियम की ज़रूरत होगी। और नॉन मैकेनिकल वेव को मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। नॉन मैकेनिकल वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल और प्रोपोगेट। कुछ भी बोल लो, एक ही बात है। तो लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये मीडियम जो है इसको नहीं चाहिए होता है। वैक्यूम में भी ये ट्रेवल करता है।
तो लाइट क्या होगा, नॉन मैकेनिकल वेव होगा, और नॉन मैकेनिकल वेव का ही दूसरा नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो वही बात यहाँ लिखी जा रही है, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सो इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मीडियम टू ट्रेवल। तीसरा बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है, लाइट फॉर्म्स शैडोज, जानती होगी, पढ़ी भी होगी क्लास 6 में। लाइट का डुअल नेचर होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, लाइट का डुअल नेचर होता है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। इसके बारे में आगे पढ़ने वाली हो, डी ब्रोगली साहब थे, उनके प्रिंसिपल को पढ़ोगी तो ये बेहतर समझ में आएगा चीज़ें। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे ऊपर के क्लास में, ठीक ना। तो अभी तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि लाइट का नेचर क्या होता है, डुअल होता है, एंड इट इज इन द फॉर्म ऑफ बोथ वेव्स एंड पार्टिकल्स। और फर्दर हम लोग नेक्स्ट जैसे क्लास 12th में हम लोग पढ़ने वाले हैं ये, ठीक। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स, ये हम लोग देखने वाले हैं जब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, तब हम लोग यहाँ बात करेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम एंड इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वैक्यूम में जो होता है स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एयर में भी इतना ही कंसीडर किया जाता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और दोनों ही जो होता है वो अप्रॉक्स 3 के बराबर का वैल्यू होता है। 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इस तरह का होता है एयर का, और 2.99 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये होता है वैक्यूम का। तो दोनों ही 2.98 और 2.99 ये 3 के अप्रॉक्स है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड कंसीडर किए जाते हैं। इस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने ही वाले हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, फिर इसके बाद रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये दोनों प्रॉपर्टीज हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी सारे हैं सब क्या है, प्रॉपर्टीज हैं, बट वी विल लर्न अबाउट दीज 2 प्रॉपर्टीज इन दिस क्लास। इन दिस क्लास में जहाँ तक आज संभव हो पाएगा, फिर 2-3 क्लास लगेंगे, पूरा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बता दूंगा। फिर एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वाई, क्यों। अभी हमने बोला कि स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम प्रॉपर्टीज, तो वो क्यों होता है बताओ, गेस करो। परेशान कर रहा है, क्या परेशान कर रहा है, कुछ मच्छर। चलो देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, वाई। वैक्यूम में कुछ नहीं होता है, वैक्यूम में मैटर होता ही नहीं है, मतलब कुछ होता ही नहीं है, एयर वेयर कुछ नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, ठीक। जानती होगी वैक्यूम के बारे में। बिकॉज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन इन वैक्यूम, वैक्यूम में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, एज देयर इज नो मैटर, एंड ऑल्सो बिकॉज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम इज द लोएस्ट। ये क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। कहाँ पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, समझ गए। तो अभी ये ध्यान रखो कि वैक्यूम जो है, वैक्यूम में कोई मैटर नहीं होता है, और कोई मैटर नहीं होता है उसके वजह से कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, तो स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या होता है बताओ, क्लास 8 में तुमने पढ़ा होगा। देख के बोले, नहीं, चलो मैं बता रहा हूँ। ऑब्जेक्ट्स होते हैं 2 तरह के, ऑब्जेक्ट्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है ओपेक और दूसरा ट्रांसपेरेंट। ठीक, ओपेक ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनसे लाइट पास नहीं करता है, जैसे वुड, ब्रिक्स,
ब्रिक्स, ईट, ये सब क्या है ओपेक ऑब्जेक्ट। एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या हुआ, जैसे ग्लास, शीशा, वाटर, ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो जब हमारे पास कोई ओपेक ऑब्जेक्ट होगा और इसके सरफेस अगर हमारे स्मूथ होंगे, स्मूथ का ही दूसरा नाम लिख लो पॉलिश्ड, या फिर शाइनी, चमकीला, या फिर प्लेन, कुछ भी लिख देंगे तो सब बात सेम ही है। तो अगर ओपेक ऑब्जेक्ट का सरफेस अपना इस नेचर का होगा, स्मूथ या फिर पॉलिश या शाइनी या प्लेन, तो इससे जब लाइट रे टकराएगी तो टकराने के बाद बाउंस बैक होगा, और इस फिनोमेनन को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, when an incident ray strikes to a polished surface then some parts of light will bounce back. This phenomenon is known as reflection of light. जब किसी पॉलिश सरफेस से कोई इंसिडेंट रे टकराएगी तो कुछ पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो बाउंस बैक होंगे, और इसी फेनोमेनन को हम लोग कह रहे होंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ में आ गया बात? 100%। नेक्स्ट है अपना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये भी हमने पहले ही पढ़ रखा है अर्लियर क्लासेज में। दो नियम होते हैं, एक ये कि कोई इंसिडेंट रे यहाँ आके टकरा रहे, पहले ये कुछ बातें समझ लो तब हम लोग उस पर बात करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, INCIDENCE, ये पॉइंट है। तो ये है इंसिडेंट रे, ये वाला, ये है अपना रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इसको क्या बोलते हैं, द नॉर्मल। ठीक, इस दोनों के बीच के जो एंगल होते हैं, इंसिडेंट रे और द नॉर्मल के बीच के एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और I से लिखा जाता है। और इस दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और R से लिखा जाता है। ठीक ना। तो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग O से लिख रहे होंगे, ध्यान रखना। ये जो हमारा इंसिडेंट रे है ये, उसके बाद ये रिफ्लेक्टेड रे और ये द नॉर्मल, ये तीनों एक ही पॉइंट पे एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ठीक ना। कोई भारी चीज़ तो है नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ये हमारा अगर कोई प्लेन सरफेस है, यहाँ कोई ये इंसिडेंट रे आके टकरा रही है तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी। अब इस पॉइंट से जो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये क्या है, ये द नॉर्मल है, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो ये इंसिडेंट रे, ये वाला इंसिडेंट रे, ये द नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों तो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। तो द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑलवेज लाई ऑन द सेम प्लेन। दूसरा मैंने अभी बताया तुमको, ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये हमेशा इसके बराबर ही होगा। दूसरा ये है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये जो दोनों नियम हैं, दीज लॉज आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस। बोथ लॉज आर अप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। और हम लोग पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो ये हमारा क्या है नेक्स्ट टॉपिक, स्फेरिकल मिरर्स। देखो यहाँ पहले यही देख लो, ये क्या है, ये स्फेरिकल मिरर है। तो इसके इस तरफ के जो पोर्शन है ये रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है, ये सिल्वर किया हुआ है, ये वाला पोर्शन सिल्वर है। तो ये हमारा है रिफ्लेक्टिंग साइड, और इसमें जो है ये हमारा इधर रिफ्लेक्टिंग साइड है, और ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, सिल्वर है। तो इसके जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है ये क्या है, कर्व है। देख रही होगी ऐसे कर्व है ना, ऐसे है कर्व है। ये है हमारा रिफ्लेक्टिंग, ये कर्व है। यहाँ भी ये चीज़ें वही चल रही है, ये भी क्या है, इधर वाला पोर्शन कर्व है। ठीक,
तो अब मिरर, इस मिरर को, ये जो हमारा मिरर है, इस मिरर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व है। तो अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इज नोन एज अ स्फेरिकल मिरर। ठीक, समझ गई यहाँ तक बात। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो सकता है इनवर्ड कर्व हो या नहीं तो आउटवर्ड्स। अभी इस दोनों फिगर से हम लोग वापस से समझ लेंगे। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स। जब इनवर्ड कर्व होगा तब हम लोग कह रहे होंगे कॉनकेव मिरर है, और जब आउटवर्ड कर्व होगा तब हम लोग कह रहे होंगे कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉनकेव मिरर क्या होगा, तो ये जो है हमारा मिरर, अगर ध्यान से देखें हम, तो ये किस से बना हुआ है, एक स्फेयर से। नाम ही है स्फेरिकल मिरर, तो स्फेयर से बना है। ये भी किस से बना हुआ है, एक स्फेयर से बना हुआ है। स्फेयर है तो इसका ये सेंटर होगा, इसका भी ये कुछ सेंटर होगा। तो जब ये इधर इसका क्या है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है ना, इधर पीछे वाला ये जो है ये पोर्शन, ये सिल्वर किया हुआ है। तो जब इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन स्फेरिकल मिरर का सेंटर की तरफ कर्व होगा तो हम लोग कॉनकेव मिरर कहेंगे। और जब रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये इधर है, ये सेंटर की तरफ नहीं है, तो हम लोग कॉन्वेक्स कहेंगे। तो किसी भी स्फेरिकल मिरर का अगर रिफ्लेक्टिंग पोर्शन सेंटर की तरफ है तो वो क्या होगा, कॉनकेव। हाँ, और अगर सेंटर की तरफ नहीं है, आउटवर्ड है, तो कन्वेक्स होगा। वही बातें यहाँ लिख दी गई है, जो तुमने समझा है वही बातें यहाँ लिखी गई है। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of sphere। ये क्या होगा, किसी स्फेयर का सेंटर है, तो that is faces towards the center of sphere is called a concave mirror। अब concave mirrors are converging in nature। concave mirror में क्या होगा कि जैसे ये कोई लाइट रे यहाँ आया, तो लाइट रे यहाँ टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अंदर की तरफ आएगी। आगे हम लोग पढ़ रहे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ आ रही होगी। मतलब ये क्या हो रही होगी, ये दब रही होगी। समझ में आ रहा है, सिकुड़ रहा होगा, ऐसे समझ लो, सिकुड़ रहा होगा, फैल नहीं रहा होगा, सिकुड़ेगा, ये अंदर की तरफ आएगा। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग इन नेचर। ठीक ना, लाइट को दबा देगा, क्या करेगा, दबा देगा, कन्वर्जिंग इन नेचर होगा। तो यही बात यहाँ लिख दिया गया है, कॉनकेव मिरर्स आर कन्वर्जिंग इन नेचर। फिर बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर का। तो अ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड्स, देख सकते हो ये आउटवर्ड कर्व है, इज कॉल्ड अ कॉन्वेक्स मिरर। इट इज डाइवर्जिंग इन नेचर। ये क्या करेगा, ये लाइट को फैला देगा। जैसे ये अपना ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन आउटवर्ड होगा, रिफ्लेक्टिंग साइड क्या होगा, आउटवर्ड कर्व होगा। ये अपना आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो कोई लाइट रे अगर इसके पैरेलल आएगी तो ये यहाँ से तुम देखोगे टकरा के इधर की तरफ जा रहा है। तो ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये वाला हमारा ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इससे ये क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। तो डाइवर्ज का मतलब होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रहा है, और कन्वर्ज का मतलब होगा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आएगा। आगे जब जाओगी तो इमेज फॉर्मेशन वगैरह में और धीरे धीरे चीज़ों को बेहतर तुम समझती चली जाओगी, ये क्या होता है, कन्वर्जिंग, डाइवर्जिंग, ये सब जितनी भी चीज़ें मैंने बोला है। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स वगैरह जब हम लोग बनाएंगे तो काम। ये क्या है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और ये कॉन्वेक्स। तो हमारा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, इसमें सबसे पहला है अपर्चर। तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है कौन है, ये वाला है, और इधर इसका रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ये वाला है। तो ये जो हमारा रिफ्लेक्टिंग पोर्शन है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर। तो वही बात यहाँ लिखी जा रही है, रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ अ मिरर इज द रिफ्लेक्टिंग पोर्शन ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड इट्स अपर्चर। फिर नेक्स्ट है अपना
पोल। तो मिरर जो है अपना उसका एक मिड पॉइंट होगा, दोनों जगह भी पे क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये मैंने बोल दिया इसका मिड पॉइंट और ये मिड पॉइंट, तो ये जो है ये पोल होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोल। तो द मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर इज कॉल्ड पोल ऑफ द मिरर, समझ गई। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है हमारा, इसका एक कोई सेंटर होगा स्फीयर का, यहाँ भी इस स्फीयर का कोई सेंटर होगा, इसका होगा ना। होगा। तो ये जो मिरर है ये किसी स्फीयर से तोड़ा गया है, तो उस स्फीयर के सेंटर को, जिस स्फीयर से ये मिरर तोड़ा जा रहा है, उस स्फीयर के सेंटर को ही हम लोग क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। वही चीज़ लिखा गया है, द सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज ब्रोकन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो है हमारा, इसमें ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया हमने, और इसमें भी यहाँ कॉन्वेक्स में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया। इस स्फीयर का जो सेंटर होगा, इस स्फीयर का वही क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी वही बातें चलनी है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या बोला था हमने, मिड पॉइंट पोल होगा, इधर मिड पॉइंट ये पोल है। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को एक इमेजिनरी लाइन, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ मैं, इमेजिनरी लाइन क्या करेगी, ज्वाइन करेगी। तो वो जो लाइन है उसी को हम लोग क्या बोल रहे होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोल रहे होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। द लाइन विच ज्वाइंस सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन विच ज्वाइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान रखना कि ये इमेजिनरी होता है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर होता है नेक्स्ट फोकस, या फिर फोकल पॉइंट बोलो, आगे जाके प्रिंसिपल फोकस भी बोलेंगे हम लोग, इसे प्रिंसिपल फोकस भी बोलेंगे, अभी ही बोल लेते हैं। तो ये क्या होता है, तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एकदम जो मिड पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस, और इसको कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। मिड पॉइंट बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड फोकस, और फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस, यहाँ भी सेम बातें चलेगी, ठीक ना। तो वही बात यहाँ पे हमने लिखा है, द मिड पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस और फोकल पॉइंट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो पोल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ स्फीयर, तो सेंटर ऑफ स्फीयर या सेंटर ऑफ कर्वेचर ये दोनों एक ही बात होगा। तो पोल से लेके यहाँ सी तक, पी से सी तक, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस होगा, लेंथ होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ भी वही बातें चलेगी, ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर। द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो वही बात यहाँ लिखा गया है, द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद हमने क्या बोला था अभी कि ये अपना कॉनकेव है, और इधर मैंने एक ले लिया कॉन्वेक्स। अब ये किसी स्फीयर से बना है, ये यहाँ पे हमारा सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल है, इधर ये हमारा पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने बोला अभी बीच में मिड पॉइंट एफ होता है, यहाँ भी एफ होगा, ठीक। तो पोल से फोकस तक के बीच का जो लेंथ होता है, लेंथ फ्रॉम पोल टू फोकस, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। यहाँ भी यही बातें चलेगी, किस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल एफ से। पोल से लेके फोकस तक के बीच के लेंथ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। हाँ, फोकल लेंथ। द लेंथ फ्रॉम फोकस टू पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, ये मिड पॉइंट है, यहाँ से लेके यहाँ तक के एकदम बीच में है। तो ये अगर मिड पॉइंट है मतलब ये वाला और ये वाला दोनों जो पार्ट होगा दोनों इक्वल होगा, यहाँ भी दोनों इक्वल होगा। तो अगर मैं इसकी सिर्फ बात करूँ तो ये इस टोटल का आधा होगा।
तो यहाँ से यहाँ तक को हम लोग लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर को r से रिप्रेजेंट करते हैं, r। तो ये भी f, तो ये भी f, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। दोनों लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, इधर ये वाला और ये वाला इक्वल होगा। तो अगर ये f तो ये भी f, तो f प्लस f, तो r किसके बराबर आएगा, 2f। तो वही चीज़ लिख दिया गया है। या फिर f किसके बराबर आएगा, r/2। तो इट इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉनकेव मिरर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉनकेव मिरर। वेरी इजी, ध्यान से देखो, समझ जाओगे एक ही बार में। ये है हमारा एक कॉनकेव मिरर, ये है हमारा पोल, अभी हमने पढ़ा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये एक इमेजिनरी लाइन, और ये फोकस अभी हमने पढ़ा, ये बीच वाला पॉइंट। और यही हमसे बोल रहा है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, या फिर व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस इन अ कॉनकेव मिरर। तो सुनना मेरी बात को, कोई भी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच से पास करेगा। कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास करेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच से, मिड पॉइंट से। यहाँ से भी अगर ये लाइट रे पैरेलल आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यहाँ से पास करेगा। ये अगर इसके पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये वाला, तो ये इसके रिफ्लेक्शन होने के बाद इस दोनों के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के एकदम बीच से पास करेगी। तो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ से ये सारे पैरेलल लाइट रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद पास कर रहे हैं, इसी कॉमन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस। समझे? देखो क्या लिखा हुआ है, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये वाला बात, लाइट रेज दैट आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। स्ट्राइक द मिरर, ये सब यहाँ पे आके क्या हो रहा है, स्ट्राइक करके, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे आके स्ट्राइक करता है, तो स्ट्राइक द मिरर एंड रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट हो रहा है सब। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन दीज लाइट रेज pass through a common point on principal axis, and this common point is called principal focus और फोकल पॉइंट, या फिर सीधे फोकस भी कह सकते हैं हम लोग, फोकस। अभी अभी हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है, कौन, फोकस, मिड पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अभी अभी हमने पढ़ा है, ठीक। फिर नेक्स्ट है अपना फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड इट्स टाइप्स। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ इमेज एंड इट्स टाइप, वी विल लर्न टुमारो। ओके।